उसके नेचर में भी चेंज आता है, उसे कोई योग बोला जाता है। योग मतलब दो चीजों का मिलना, योग। मैथमेटिक्स की ये भाषा है, वैदिक जो हमारी मैथमेटिक्स है उसको योग कहा गया है। ये भी हमें समझ आनी चाहिए। आज के संदर्भ में ही समझ लीजिए कि आज शुक्र अस्त क्यों है। उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव है। किसका है? सूर्य देव का। सूर्य और शुक्र जब नजदीक आ जाते हैं 10 डिग्री के आसपास, तो अस्त हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य से इनका संबंध मधुर नहीं है, क्योंकि उसकी हीट इतनी जबरदस्त है कि कोमल फूल मुरझा जाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए बात को। और यही अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, ये योग बना हुआ है जिसको युति कहते हैं, तो भी समझ लीजिए शुक्र कुंडली वाला ठीक नहीं है। इस योग के कारण भी जीवन में वैवाहिक सुख पूरी तरह से संतोषजनक नहीं होता। इसके साथ सूर्य और शुक्र मिल जाएं तो शुक्र अस्त, इसीलिए आजकल अस्त है। और कभी कभी अस्त ना भी हो, थोड़ा डिग्रिकली दूर हो जाता है, फिर भी हमने देखा है उन लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं जिनका सूर्य और शुक्र एक साथ हो। अगर अस्त कर दिया फिर तो बहुत परेशानियां आती हैं। अगर सूर्य ने उसे अस्त कर दिया, अगर डिग्रिकली दूर भी हैं फिर भी एक हाउस में बैठे हैं, तो फिर वही समस्या होती है कि ना छोड़ेगा ना रखेगा। समझ के सुलगता रहता है वो रिश्ता। ये सूर्य और शुक्र करते हैं। नोट कर लीजिए, सूर्य के साथ शुक्र का जो समझ लीजिए हिसाब किताब है, जमता नहीं है, अस्त हो जाता है। अब यही शुक्र, आइए पहले देव ग्रहों की बात कर लेते हैं, सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करते हैं। यही शुक्र अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ एक हाउस में है, तो उसमें चंचलता आ जाती है, चंचलता। क्योंकि चंद्रमा चंचल ग्रह है, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र सुंदर ग्रह है, तो चेहरे में तो सुंदरता होएगी होएगी, चंचलता भी होएगी। बातों में खिलखिलाकर हंसना, बात करते करते तरह तरह के एक्ट करना, एक्टिंग करना, ये उन लोगों की नेचर में होता है जिनका शुक्र चंद्रमा के साथ हो। इसे चंचलता कहते हैं। ऐश्वर्य योग भी होता है अगर अच्छी राशि में हो और लगन शुक्र का मित्र हो, यानी कि दैत्य लगन हो। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देव लगन हो या दैत्य लगन हो, शुक्र का रोल क्या होता है अगर ये लाइट ने गड़बड़ ना की, नहीं तो फिर कल कंटिन्यू कर लेंगे। सो चंद्रमा के साथ मिल जाए तो चंचलता होती है, ऐश्वर्य योग होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी परेशानी होती है, मैंने बहुत सारा देखा है, यंग बच्चे जो आ जाते हैं वो अब स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, कैंटीन में जाएं, जॉब करने ऑफिस में चले जाएं, और कुंडली में शुक्र और चंद्रमा है, उनकी नेचर में हर एक के साथ हंसना खेलना, तरह तरह से आंखें मटकाकर बात करना, उनकी नेचर में एक नेचुरल फ्लो है वो। पर सामने वाला क्या समझ बैठता है पता है आपको, कि ये लाइन दे रही है, ये लाइन दे रहा है, या इसकी आंखों में प्रपोजल है मेरे लिए। ये होता है शुक्र चंद्रमा, और ये बड़ी समस्या होती है। उनके माइंड में नहीं होता ये कुछ, उनके बात करने का अंदाज ऐसा चुटीला सा होता है कि सामने वाला कुछ और समझता है। वो तो फिर सबके साथ बात कर रहा होता है या कर रही होती है, और वो 2-3 जाने उधर खराब हो रहे होते हैं। वो समझता मेरे लिए, वो समझता मेरे लिए, वो समझता मेरे लिए, और कई बार ये चीजें एक भयंकर लड़ाई का कारण भी बनती हैं। ये कौन कौन करवाता है, ध्यान से नोट कर लो, ये आपको काम आएंगी चीजें जब आप अपने बच्चों की कुंडलियां देखेंगे। अगर वहां पर पहला पॉइंट मैंने बताया था, शुक्र सूर्य के साथ है, तो वो साथ अच्छा नहीं है, वो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। सप्तम भाव भी अगर खराब हो फिर बहुत खराब करता है। और अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया, चंद्रमा चंचलता दे देता है,
खासकर बेटियां जो हैं हमारी, उनकी कुंडलियों में तो उन्हें पहले से बताना पड़ेगा कि तेरा ये शुक्र चंद्र ऐसा है बेटा, तुम्हें अपने बात करने के स्टाइल में बहुत एक चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तो फिर भ्रम में रहेगी और तुम्हारे कारण मोहल्ले में पंगे पड़ेंगे, ऑफिस में पड़ेंगे, स्कूल में पड़ेंगे। तो ये कौन करवाता है? शुक्र और चंद्रमा, चंचलता। चलिए, ये देवग्रहों में दूसरा ग्रह है। अब देवग्रहों में तीसरा ग्रह मंगल है। अब ये योग कैसा होता है, शुक्र और मंगल। ये जो शुक्र और मंगल इकट्ठे हो जाते हैं किसी कुंडली में, ये होते हैं शरारती ग्रह। चंचल नहीं, अंदर से भी शरारती, ऊपर से भी, अंदर से भी। ये ध्यान से अब सुनते जाइए। चंद्रमा एक अलग चीज है, वो सिर्फ हाव भाव में चंचलता होती है, अंदर नहीं होती। लेकिन शुक्र के साथ मंगल हो तो वो एक अलग तरह की चंचलता होती है। उनके हो सकता है उनके हाव भाव में चंचलता ना हो, लेकिन मंगल एक ऐसी अग्नि है, ऐसी फोर्स है, और शुक्र हमारी काम भावना को भड़का देता है। तो वो जो शख्स होते हैं ना, आंखों से इशारा करके, उंगलियों से घुमाकर किसी को लपेट लेना, पल्लू गिराकर, रुमाल गिराकर, शुक्र और मंगल का खेल होता है। तो चंद्रमा वाली चंचलता अलग है, वो भोली चंचलता है, लेकिन ये मिस्टीरियस है। पंजाबी में मीसनापन भी कह देते हैं इसको, क्योंकि इनके अंदर एक काम अग्नि जो है, वो काम भावना तेज होती रहती है, जिनका मंगल और शुक्र एक साथ हो। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, हमें पहले ही पता होना चाहिए, विशेषकर जब हम अपने बच्चों की कुंडलियां देखते हैं, उनके विवाह के लिए, या उन्हें घर से दूर भेजना है किसी ने, है ना, किसी को पढ़ने के लिए, किसी ने जॉब के लिए अपने घर से दूर जाना है। क्योंकि आजकल अगर कैरियर बनाना है तो घर में बैठकर नहीं बनाया जाता। तो ये जो मैं आपको सीक्रेट पॉइंट्स बता रहा हूं, जरूर समझ लें। और फिर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अलर्ट ही तो करना है अपने बच्चों को या स्वयं को। अपनी कुंडली में भी हो सकता है। जितना हनी ट्रैप हो जाता है, हनी ट्रैप, हमारे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। दुश्मन देश क्या करते हैं, आज से नहीं है, युगों युगों से। भगवान विष्णु ने ये एक उदाहरण दे दिया था हनी ट्रैप का। सबसे पहले विश्वामित्र जी के पास भेज दी थी एक अप्सरा, हनी ट्रैप। अमृत बांटते हुए स्वयं मोहिनी का अवतार ले लिया था, और देव और दैत्यों में जब अमृत बांटा तो हनी ट्रैप में किनको फंसाया? लिखा करो कुछ। अब जब ये देवों और दैत्यों के बीच में अमृत बांट रहे हैं मोहिनी के रूप में, जब वो देवों की तरफ मुख करती है, तो अब मैं आपको वैध और अवैध वाली बात बताने लगा हूं। देवों की तरफ जब मुख करती है तो उन्हें मां दिखाई देती है। मां, मां जैसे अपने बच्चे को फीड कर रही होती है, क्योंकि वो उसी रूप में, जो शास्त्र में कथा है, उन्हें वो मां दिखाई दे रही होती है कि मां फीड कर रही है। उसको कहते हैं लीगल। और जैसे ही वो अपना मुख दैत्यों की तरफ करती है मोहिनी के रूप में, उन्हें वो एक नर्तकी दिखाई देती है, हीरा मंडी वाली। उसे कहते हैं इलीगल। इसे कहते हैं प्रभु की माया। एक नहीं फंसा उसमें, उस प्रभु की इलीगल माया में, स्वर भानु। और वो जो स्वर भानु है, उसी को फिर प्रभु ने चुन लिया। ये लीला है, उसी को प्रभु ने चुन लिया अमृत पिलाने के लिए। उसी का धड़ अलग करके ऊपर का हिस्सा राहु बनाया, नीचे का केतु, स्वयं उसको अमृत पिलाया, और स्वयं ही उसे हमारे कर्मों पर नियंत्रण करने के लिए इस कैबिनेट में शामिल कर लिया, जिसको
नवग्रहों की कैबिनेट कहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कर्म नियंत्रक ग्रह। ये कथा दूसरी तरफ जाएगी, हमें शुक्र में ही रहना है, ठीक है। ये जब राहु की बात छिड़ती है बहुत रोचक मेरे अंदर बातें घूमने लग जाती हैं, उस तरफ मैं नहीं जाने वाला हूं। आइए शुक्र में वापस चलते हैं। तो प्रभु जब मोहिनी का रूप लेते हैं, देवों की तरफ जब मुख करते हैं, तो उन्हें मां दिखाई देती है, जैसे मां अपने पुत्रों को, बच्चों को स्तनपान करवाती है, मां। लेकिन जब वो दैत्यों की तरफ मुख करते हैं, तो उन्हें वो अर्धनग्न कोई नर्तकी दिखाई देती है। तो इस माया में उलझकर उन्होंने मदिरा सेवन कर लिया और देवताओं को अमृत मिल गया था। खेल शुक्र का है, वापिस आ जाइए, उस कथा में ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, लंबी बात है वो बड़ी। खेल ये शुक्र का है। अगर वो मां के रूप में दिखाई दे रहा है तो उच्च है, अगर वो नर्तकी के रूप में दिखाई दे रहा है तो फिर वो नीच है। बस ये याद रख लीजिए। अगर वो सूर्य से प्रभावित है तो वो अस्त है, अगर वो चंद्रमा के साथ है तो चंचलता है, अगर वो मंगल के साथ है तो वो मादकता है, यौवन की मादकता। उसके चेहरे पे चंद्रमा जैसा हाव भाव, शरारत, आंखों से बात करना नहीं होगा, उसके अंदर से कुछ भाव निकलता है जिसका शुक्र मंगल के साथ है, और वो भी फिर अट्रैक्शन से खींचता है अपनी तरफ। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों की कुंडलियों में, ठीक है। अब देव ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति की बात करते हैं, जुपिटर की। आजकल इकट्ठे हैं, आजकल बृहस्पति और शुक्र दोनों इकट्ठे हैं, इसी की मैं बात करने लगा हूं। और बहुत सारी कुंडलियों में अब आएंगे जो बच्चे पैदा होंगे, जुपिटर और वीनस, शुक्र और बृहस्पति एक साथ लेके। अच्छा, संयोग से दोनों ही अस्त भी हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि सूर्य वहां पे साथ में है। सूर्य के साथ संबंध में दोनों अस्त पड़े हैं, गुरु भी शुक्र भी। शुक्र अस्त रहने 7 जुलाई तक, गुरु अस्त रहने 2 जून तक। चलिए, ये गोचर है, इसको अलग रख लीजिए। अब ये सीखें हम कि एक ही कुंडली में देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र एक साथ दिखाई दे, यानी कि हमारी कुंडली के किसी एक घर में गुरु और शुक्र एक साथ हो तो क्या होता है? कोई है आइडिया आपको? कि जो देव गुरु हैं वो धर्म के गुरु हैं, और जो असुर गुरु हैं वो श्रृंगार के गुरु हैं, दैत्यों के। अब जब ये युति आ जाती है, बृहस्पति और शुक्र एक साथ अगर कुंडली में हो, तो उसे कहते हैं योग और भोग एक साथ मिले हुए हैं। योग क्या है? अध्यात्म क्या है? जुपिटर। भोग क्या है? रोमांस क्या है? वासना क्या है? वीनस, शुक्र। अब जब ये दोनों मिले हुए हैं, योग और भोग मिल गए हैं, इसको कहते हैं हम बहरूपिया। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे जिनका जो ऊपरी जो रूप है वो आध्यात्मिक है ऐसे, लेकिन अंदर ऐसे शुक्र, अंदर शुक्र, ऊपर से ऐसे। इसे कहते हैं बृहस्पति और शुक्र मिल गया। बहुत खतरनाक लोग होते हैं भाई, बहुत खतरनाक। खासकर हमारे वाली इस लाइन में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा आ गया, वो भी खतरनाक, क्योंकि ऊपर से लिखेगा आपको एस्ट्रोलॉजर है, अंदर उसके अंदर कोई खुराफात चल रही होती है, और फिर वो पकड़े जाते हैं ना, पकड़े जाते हैं कई बार जब राहु अपना खेल खेलता है। तो इसको बहरूपिया योग कहते हैं, योग और भोग एक साथ। कई बार आप चुटकुलों में सुनते होंगे ना, सैया और भैया, वही बन जाता है। मेरा कजन है जी, किससे बात कर रही है? मेरा कजन है। ये वह होता है बृहस्पति और शुक्र। तो ये आपको मैंने चारों देव श्रेणी के ग्रहों के साथ बता दिया है। शुक्र की युति हो तो क्या रिजल्ट, सूर्य के साथ हो तो नील हो जाता है, अस्त हो जाता है। चंद्रमा के साथ हो तो चंचल हो जाता है।
मंगल के साथ हो तो मादक हो जाता है, बृहस्पति के साथ हो तो बहरूपिया हो जाता है। योग और भोग एक साथ, सैया और भैया एक साथ। अच्छा, कुछ लोग करते भी तो है ना, करते हैं ना ऐसे, कजन के साथ शादी, कई मजहबों में ऐसा होता है। और वो जो मजहब है, ऐसा सुना है, शुक्राचार्य जी की ही देन है। बहुत सारी कहानियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि शुक्राचार्य जी की ही देन है ये, वो मजहब जो इलीगल सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप पैदा कर लेते हैं। जुपिटर एंड वीनस, योग और भोग, बहरूपिया। सो ये जितने देव श्रेणी के ग्रह हैं उनके साथ आपने समझ लिया है शुक्र की युति हो जाए तो क्या देती है हमें। और ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम जो हमारे बेबी आने हैं अभी इन दिनों में, उनमें भी आएगा, क्योंकि एक ही राशि में इस समय भी गुरु और शुक्र है। कई कुंडलियों में शुक्र मंगल होगा। आप समझ सकते हैं उस मादकता भरे योग को। तो आपको अलर्ट रहना है अगर आपके किसी बेटे या बेटी की कुंडली में है, और उसे समझाना है, गाइड करना है। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर काउंसलिंग कर दी आपने, अगर काउंसलिंग, तो बंदा अलर्ट हो जाता है। चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको बता दिया जाए अगर भाई ये तेरी जो कुंडली आई है, उस कुंडली में ये योग है जो तुम्हें बहका सकता है, भटका सकता है, जीवन को गर्क कर सकता है। काउंसलिंग का खेल है ये सारा। फिर उसके बाद कैसे माइंड चेंज किया जाता है, ये सारा कलर थेरेपी का खेल है। उस कलर थेरेपी में बहुत कुछ है, फिर वो हम एज ए रेमेडीज आपको बताते रहते हैं। तो अगर ये जानकारी पहले ही ले ली, खुद रख ली अपने अंदर, यूज करो या फिर किसी एक्सपर्ट से यूज करवाओ, तो जीवन सुधर जाता है। आइए अब इसी शुक्र की बात इसके मित्रों के साथ करते हैं दैत्य श्रेणी में, क्योंकि अभी तो मैंने आपको देव श्रेणी की बातें की है। अब जो इसका ग्रुप है उसमें आएंगे शनि महाराज, बुध ग्रह, राहु केतु नहीं आएंगे। तीन शब्द नोट कर लीजिए, दानव, दैत्य और राक्षस। दानव, दैत्य और राक्षस, इन तीनों के बारे में खुद रिसर्च कीजिएगा। अगले लाइव में बात करूंगा कि क्या ये एक होते हैं तीनों, दानव, दैत्य और राक्षस। इसमें राहु केतु नहीं आएंगे दैत्य श्रेणी में, ध्यान से समझ लीजिए। शुक्र अगर शनि के साथ हो आपकी कुंडली में, तो वो क्या होगा? अति प्रिय मित्र होगा। और अगर अपनी मनपसंद किसी राशि में हुआ, जैसे मान लीजिए तुला राशि में, तुला राशि किसकी राशि है? शुक्र की। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको दो राशियां हैं, वृषभ और तुला। और तुला राशि में कौन उच्च होता है? शनिदेव। अगर तुला राशि में उच्च शनि हो और साथ ही डिस्पोजिटर ऑफ दैट साइन उसके स्वामी शुक्र भी हो, और दोनों अति प्रिय मित्र हैं, तो ये बहुत बढ़िया योग बनता है। और अगर ये किसी दैत्य श्रेणी की कुंडली में आ जाए, मिथुन लगन, कन्या लगन, वृषभ लगन, तुला लगन स्वयं, मकर लगन, कुंभ लगन, उनकी त्रिकोण के किसी हिस्से में आ जाए अगर ये दोनों, तो मैं समझता हूं कि पूर्व जन्मों के किसी पुण्य कर्म का ये फल मिलेगा। उच्च शनि के साथ शुक्र और दैत्य श्रेणी का लगन। और इतनी कुंडलियां मेरे हाथों से निकल गई हैं, अरबोंपति लोग, खरबोंपति लोग, हमारे अपने इस शहर के एस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े बिजनेसमैन, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है। यानी कि लग्नेश शनि उच्च त्रिकोणपति शुक्र के साथ
तो ये बहुत ही सुंदर योग, शुक्र और शनि अगर मिल जाएं बढ़िया राशि में, ये याद रख लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो मैं क्या बातें कर रहा हूं। यही दोनों अगर वृश्चिक राशि में मिल गए तो क्या होगा? जहां शनि भयंकर रूप से नाराज होते हैं और शुक्र मादकता से भरा होता है मंगल के घर में। ये ध्यान रखना पड़ेगा बढ़िया राशि में। यही शनि और शुक्र अगर मेष राशि में मिल गए तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो मंगल का घर है, उसके अंदर मंगल का प्रभाव होता है। और शनि वहां जाकर नीच हो जाते हैं, शुक्र वहां जाकर भटक जाता है, बहक जाता है मंगल के घर में। तो यही शुक्र और शनि की युति मेष और वृश्चिक में अगर मिल गई तो खराब कर देती है। ये सारी बातें समझते रहिएगा। ये दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं, दैत्य श्रेणी की राशि हो, दैत्य श्रेणी का लगन हो, और संयोग से अगर उसी की महादशा मिल गई, चाहे 19 वर्ष की शनिदेव की या 20 वर्ष की शुक्र की, तो वारे न्यारे होते हैं। कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं होती, कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते उसमें कोई पितृदोष या सर्पदोष ना हो। तो शनि और शुक्र की युति एक अच्छी युति है। थोड़े से पॉइंट्स होते हैं कि नेगेटिव कब होती है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ आ जाए। मेरी तरह अगर आप विद्यार्थी बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट बनेंगे, तो ये इससे दुनिया में इससे रोचक विषय नहीं है। और एज ए स्टूडेंट जब हम इसको सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं, ये वो समंदर है, जब जाएंगे नीचे गहरे में तो मोती लेकर ही आएंगे कोई ना कोई। ऐसे विद्यार्थी बनना हमें अपने ये, और हमें गर्व करना चाहिए। पूरे विश्व के पास ऐसी विद्या नहीं है कि कोई बालक बालिका पैदा हुए हों अभी, पैदा, और हमें उसकी डेट टाइम प्लेस मिल जाए और स्नैपशॉट हम लें ऊपर का और बता दें हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, पैदा हुए बच्चे की शादी के बारे में कि भैया इसका 7वां ग्रह खराब आ गया, पैदा हुए बच्चे की। पूरी दुनिया में किसी के पास ये विद्या नहीं है, केवल हम भारतीयों के पास है, गर्व है हमें। तो यही शुक्र शनि के साथ मिल जाए, दैत्य श्रेणी की राशि हो, दैत्य श्रेणी का लगन हो। मेरे संपर्क में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैंने उन्हें आनंद करते देखा है जीवन का। अब एक और ग्रह है बुध, बुद्धि का दाता, वाणी का दाता। शुक्र के साथ अगर मिल जाए, श्रृंगार के साथ अगर बुद्धि मिल जाए, वाणी मिल जाए, हमारी भाषा में कहते हैं इसको विष्णु लक्ष्मी योग। बुध और शुक्र को कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। ये जो विष्णु लक्ष्मी योग है, हमारी भाषा में इसको विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं। इस योग में मैंने बड़े बड़े कलाकार देखे हैं जिनका बुध और शुक्र एक साथ होता है, आर्टिस्ट देखे हैं मैंने। ब्यूटी एंड ब्रेन, हमारी हॉलीवुड बॉलीवुड में एक भाषा है ना, जब किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विशेषकर सुंदरियों को तो कहेंगे ब्यूटी एंड ब्रेन। तो आप ज्योतिष में ले आइए उसको, ब्यूटी इज अ वीनस एंड ब्रेन इज अ मर्करी। बुध और शुक्र मिल गए तो ब्यूटी एंड अ ब्रेन। और अगर क्रिएटिव लाइन में आ गए ये बच्चे, अपने लगन को आपको देखना पड़ेगा। ये बुध और शुक्र की युति किस राशि में है वो हम आपको बता सकते हैं। और अगर ये बच्चे आर्टिस्टिक लाइन में आ गए, क्रिएटिव लाइन में आ गए, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी खेल है ये बुध का है। जितनी डिजिटल मार्केटिंग है ये बुध है। जितनी आज के युग में पॉडकास्टिंग है, वाणी के माध्यम से किसी के ऊपर आकर्षण पैदा करना,
इसको बुध कहते हैं। और अगर सामने बढ़िया एंकर हो, उसको शुक्र कहते हैं। और अगर ब्यूटी और ब्रेन एक साथ बातें कर रहे हो कि सामने वीनस है, इस तरफ मरकरी है, तो जो भी सुन लेगा उसको मंत्रमुग्ध हो जाएगा और ऐसा उलझेगा उस जाल में फिर निकल नहीं पाएगा। इसको कहते हैं बुध बुद्धि और वाणी, शुक्र सुंदरता और श्रृंगार। कुंडली में कुछ टेक्निक्स होती हैं उसको चेक करने की, बड़ी इजी है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि लग्न उनका मित्र होना चाहिए और जिस राशि में वो बन गए उनके मित्र की होनी चाहिए। एक मैंने विपरीत राजयोग देखा कि कन्या राशि में बुध और शुक्र का मिलना, विपरीत राजयोग। अब कन्या राशि में बुध उच्च है लेकिन उसने कहा कि शुक्र नीच है, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। वहां पर शुक्र अपनी नीचता छोड़ देता है, देखिए, क्योंकि बुद्धि मिल गई है उसको। अब इसका एक कॉम्बिनेशन समझे आप। जब हमारे पास दैत्य श्रेणी की कुंडली आती है तो हम उन्हें कहते हैं लग्न, पंचम और नवम, जो शुभ त्रिकोण है, उसे आप स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बुध, शुक्र और शनि को पहले तो चेक कर लीजिए कुंडली में, अगर नीच है, छठे, आठवें, बारहवें में है तो पहले इसका इलाज कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये डर है कि लग्नेश अगर छठे चला गया, अष्टम चला गया तो उसका क्या करें, क्या त्याग कर दें उसका?